bachcho, good morning. Today's lecture will be on experimental study of photoelectric effect by Sir Albert Einstein, which was given in 1905. Okay, using the concept of photons. Though this name photon was not given by Albert Einstein, he gave the name light quanta. Later on, a chemist Gilbert and Lewis in 1926 changed this name light quanta to photon. Okay. Okay, now let us study the properties of photon. First one, a photon is a quantum. Quantum means tiny particles of electromagnetic radiation. ठीक है? Though it is not particle, it is not a particle. Photon particle नहीं है. These are energy, tiny energy packets. ठीक है? छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट. ओके. Okay, now second one is energy of a photon is given as E equal to h into frequency. ठीक है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से? Max Planck in 1900 while explaining black body radiation, he proposed that energy is quantized. That energy is quantized. ओके, सबसे छोटा एनर्जी जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट शुड बी h इंटू फ्रीक्वेंसी. दैट शुड बी h इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे फोटोन क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स. दीज आर द स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट. ठीक है, तो इसका पास एनर्जी क्या होगा? h इंटू फ्रीक्वेंसी. h into frequency. Okay, because Max Planck while explaining black body radiation, he proposed that the smallest energy that can exist in nature is h into f. H into f, that is h into frequency. Now what is h? H is Planck constant and the value of h is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. Okay, next one, momentum of a photon. Momentum क्या है? Momentum is E by velocity. Energy by velocity is momentum. So energy is h into frequency here and velocity is c. ठीक है, तो h into f by c. h into frequency by velocity of light. While studying wave in class 11, we studied one formula. V equal to, what is V? Wave speed. Wave speed equal to f into lambda. Okay, from here we can take out f. F equal to V by lambda. V is the wave speed, f frequency, lambda is the wavelength of the wave. Okay, so in this case velocity of wave is c by lambda. Okay, so frequency equal to c by lambda. तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे फ्रीक्वेंसी को. सो h by c and frequency is c by lambda. तो c कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स फोटोन फॉर्मूला वी आर गेटिंग h by lambda. h by lambda. Okay, next one, फोटोन हैव जीरो रेस्ट मास. ठीक है, फोटोन हमेशा कौन सा स्पीड से दौड़ता है? सी, दे ऑलवेज ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. स्पीड ऑफ लाइट से वो हमेशा दौड़ते रहता है फोटोन. ठीक है, अगर बाय चांस फोटोन को हम लोग पकड़ के रेस्ट पे रखें तो उसका मास क्या होगा? दैट मास इज जीरो. दैट मीन्स फोटोन हैव जीरो मूविंग मास. नो, रेस्ट मास. रेस्ट मास, जब वो मूव करता है उसके पास एक रिलेटिविस्टिक मास रहती है. समझ में आया? नेक्स्ट, फोटोन एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी. फोटोन की एनर्जी सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, उसके इंटेंसिटी पे नहीं. अच्छा, तो यहाँ पे देखो यूवी लाइट. यूवी लाइट का एक फोटोन होगा. यहाँ पे क्या है? विजिबल लाइट. विजिबल लाइट का भी एक फोटोन होगा. ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? यूवी लाइट या फिर विजिबल लाइट? किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? सी, फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है.
यहाँ इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो यूवी लाइट का एनर्जी भी ज्यादा है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका फोटोन का एनर्जी भी ज्यादा। तो यूवी लाइट की एनर्जी ऑफ यूवी लाइट विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। ओके, क्यों? क्योंकि यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी, यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। समझ में आया? ओके, एंड व्हाट डू मीन बाय इंटेंसिटी? सी हियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर हम लोग कोई भी एक लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दे तो फोटोन वही रहेगा, फोटोन चेंज नहीं होगा, पर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। सेम एनर्जी वाला फोटोन ज्यादा आएगा, सेम एनर्जी वाला फोटोन रहेगा पर क्वांटिटी में ज्यादा आएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इंक्रीज। इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है। समझ में आया? पर वही सेम फोटोन विद दैट सेम एनर्जी। समझ में आया? फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन का कोई चार्ज नहीं है, नीदर नेगेटिव चार्ज नॉर पॉजिटिव चार्ज। दे शो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। लाइट बिहेव्स एज बोथ वेव एंड पार्टिकल। सो यहाँ पे लाइट का बात हो रहा है। लाइट हैज ड्यूअल पर्सनैलिटी, ठीक है? कभी वो वेव नेचर शो करेगा, कभी वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। जब डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन होगा तब हमें लाइट का वेव नेचर दिखेगा। जब वो इंटरैक्ट करेगा, जब वो मैटर से इंटरैक्ट करेगा तब लाइट का हमें पार्टिकल नेचर दिखेगा। समझ में आया? तब हम लोग फोटोन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, that light has particle and those particles are called photon. It is not exactly particle, these are small energy packets. Number 10, they exhibit particle nature especially in interaction like photoelectric effect. ठीक है? जब भी कोई मैटर से इंटरैक्ट करेगा तब लाइट का पार्टिकल नेचर हमें दिखेगा। समझ में आया? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है? तो मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन के लिए, बट दे कैन नॉट एस्केप नॉर्मली ड्यू टू अट्रैक्शन बाय पॉजिटिव मेटल आयंस। ठीक है? एक मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद वो निकल नहीं सकता, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है? इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलना चाहेगा तो वो नेगेटिव चार्ज है तो बाकी का आयंस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को फिर से खींच के अपने पास बुला लेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी उसको गेन करना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी से वो ये अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सके। So this minimum amount of energy which is required by the electron to overcome this attractive force is known as work function. समझ में आया? Next is ways of ejection of electron from metal surface. Okay, अब ये इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है? तो ये एनर्जी को एक्सटर्नल एजेंट उसको देगा। तो वो तीन तरीका से एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट वन इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में मेटल को हीट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है। सेकेंड वन इज फील्ड एमिशन। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ठीक है, 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है? और ये फील्ड इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। नेक्स्ट वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है? एक ईएम वेव को, एक लाइट को फेंक के हम लोग इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकते हैं, तो वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। सो ये तीन तरीका है कोई भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने का। समझ में आया? नेक्स्ट इज वर्क फंक्शन। तो अभी बताएं वर्क फंक्शन क्या है। द मिनिमम
amount of energy required to eject an electron from a metal surface is called work function. ठीक है, कम से कम जो एनर्जी चाहिए, कम से कम जो एनर्जी हम लोग को इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के बाहर आ सके, that energy is known as work function. That minimum amount of energy is known as work function. Okay, so work function is denoted by phi naught, and it is measured in electron volt. ठीक है, generally a work function is measured in electron volt. And you know 1 electron volt equal to 1.602 into 10 to the power minus 19 joule. Okay, work function depends on type of metal and surface condition. Type of metal, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि अलग अलग मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को अलग स्ट्रेंथ से बाइंड करके रखा है. ठीक है, वर्क फंक्शन सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है. ठीक है, वो सरफेस साफ है, क्लीन है, पॉलिश्ड है, कंटेमिनेटेड है या फिर ऑक्सीडाइज है, तो उसके ऊपर भी वर्क फंक्शन डिपेंड होता है. ठीक है, ओके, तो फॉर एनी मेटल work function for any metal is lesser than work function for platinum, which is equal to 5.65 electron volt, and greater than work function of cesium, that is 2.14 electron volt. 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो ये है मिनिमम वर्क फंक्शन एंड दिस वन इज मैक्सिमम वर्क फंक्शन, मैक्सिमम फॉर प्लैटिनम एंड मिनिमम फॉर सीजियम. फॉर एनी अदर रैंडम मेटल वर्क फंक्शन इज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज. समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन, सीजियम का वर्क फंक्शन क्या है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, इसका मतलब अगर सीजियम के इलेक्ट्रॉन को हम लोग एनर्जी दे, एनर्जी विच इज ग्रेटर देन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है. इवन इफ वी सप्लाई एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आएगा. समझ में आया? तो if we supply energy greater than work function, it is not necessary that electron is ejected out of the metal surface. Okay, एनर्जी अगर हम लोग वर्क फंक्शन से कम दिए तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट कम, उसका गारंटी है. ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा दिए, वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट ऑफ द मेटल सरफेस. ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी मिनिमम एनर्जी से भी ज्यादा दिए तो इलेक्ट्रॉन मे और मे नॉट कम आउट. कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है. समझ में आया? जैसे सोचो तुम एक एग्जाम दिए. ठीक है, तुम एक एग्जाम दिए, यहाँ पे पास करने के लिए तुमको मार्क्स लाना पड़ेगा 40. ठीक है, तुम अटेम्प्ट किए 40 मार्क्स, 40 मार्क्स अटेम्प्ट किए और पास करने के लिए भी 40 मार्क्स चाहिए. ठीक है, तुम घर आ गए, घर आने के बाद तुम्हारी मम्मी तुमसे पूछ रही है क्या बच्चा तुम पास कर जाओगे? तुम क्या सियोरिटी के साथ बता पाओगे अपने मम्मी को हाँ मम्मी मैं पास कर जाऊंगा? नहीं. तुम अटेम्प्ट ही 40 मार्क्स किए हो, सब राइट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है. कुछ रॉन्ग भी जा सकता है, कुछ मार्क्स भी डिडक्ट होगा. समझ में आया? 40 के जगह अगर तुम 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके आते, 50 मार्क्स अटेम्प्ट करके आते तो चांसेस इंक्रीज हो जाता, पास करने का चांस इंक्रीज हो जाता. मगर अभी भी कोई गारंटी नहीं है. हो सकता है आउट ऑफ 50 जो भी तुम मार्क्स अटेम्प्ट किए उसमें से तुमको 30 मिला, पास नहीं किए. ठीक है, अगर तुम 60 करके आए तो चांसेस बढ़ जा रही है, चांसेस इंक्रीज हो रही है, मगर फिर भी कोई गारंटी नहीं है. समझ में आया? सो यहाँ पे भी सेम मिनिमम एनर्जी जिसकी दरकार है दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम लोग कितना सप्लाई कर रहे हैं? हम लोग सप्लाई कर रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलने मांगेगा
तब उसको अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूक्लियस है उसके साथ उसका कोलिशन होगा, ठीक है। तो वो कोलिशन में उसका कुछ एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। अगर बाय चांस कुछ भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ, उसको डायरेक्ट एनर्जी मिला, वो बस निकल गया, कुछ भी कोलिशन नहीं हुआ, इन दैट केस जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसका एनर्जी कितना होगा, 10 हम लोग सप्लाई किए, निकलने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको यूज करना पड़ा। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसके पास एनर्जी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कंसिडरिंग द केस कि इलेक्ट्रॉन किसी के साथ उसका धक्का नहीं लगा, किसी के साथ उसका कोलिशन नहीं हुआ, वो डायरेक्टली एनर्जी लिया और संगे संग निकल गया, इन दैट केस, ठीक है। अगर बाय चांस कोलिशन में उसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट हो गया, तो कितना उसके निकलने के बाद उसके पास एनर्जी कितना होगा, सी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए थे, निकलने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज करना पड़ा, मतलब बचा 7, फिर 7 से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोलिशन में वेस्ट हो गया, इसके पास अभी उसके पास निकलने के बाद उसके पास बचा होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देखो कोलिशन में 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेस्ट हुआ और निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूज्ड हुआ, तो टोटल एनर्जी लॉस इज 7 + 3 दैट इज 10, उसको सप्लाई किया गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल तो गया मगर वो चुपचाप बैठा रहा, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहा, ठीक है। मेटल सरफेस में वो चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसका मतलब उसके पास कोई वेलोसिटी या स्पीड नहीं है, तो इसके पास निकलने के बाद 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। यहाँ पे देखो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं, तो वो यूज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलने के लिए, तो बचा कितना 7, अभी उसके पास 7 बचा हुआ है, कोलिशन में उसको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको वेस्ट करना है, उसके पास बचा कितना, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन बेचारा निकल ही नहीं पाएगा, तो नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इन दिस केस। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो हम लोग ये सब 1 2 3 4 ये 4 केस हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये 4 केस हो सकता है। हम लोग कुछ एक एनर्जी दिए इलेक्ट्रॉन को, दैट एनर्जी मे बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, मगर फिर भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अगर निकला उसका एनर्जी कितना होगा, निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा केस पढ़ेंगे, हम लोग अभी सिर्फ फर्स्ट केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस मीन्स जब हम लोग कंसीडर कर ही लेते हैं कि कोई कोलिशन नहीं हुआ, कोई वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, ठीक है। जब कोई कोलिशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो दिस वन इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी which the electron can gain, ठीक है, assuming that there is no collision while coming out of the metal surface। समझ में आया? तो हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। when only when there is no collision, only when there is no collision, then electron comes out most efficiently, मतलब जब कोलिशन नहीं होगा तभी इलेक्ट्रॉन अपना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो बाहर आ पाएगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई मीन्स h इंटू फ्रीक्वेंसी, ओके, माइनस वर्क फंक्शन, ओके। इसको और एक तरीका से भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू h फ्रीक्वेंसी मीन्स c/λ माइनस 5 वर्क फंक्शन।
तो ये 3 अलग अलग रूप है ऑफ द सेम फॉर्मूला, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू वन न्यूमेरिकल। मेरे पास 2 मेटेलिक प्लेट है, ठीक है, जिसका सेम मेटेलिक प्लेट मीन्स वर्क फंक्शन इज सेम, दोनों का वर्क फंक्शन सेम, ठीक है। फर्स्ट प्लेट में हम लोग एक लाइट को फेंक रहे हैं जिसका वेवलेंथ है 248 नैनोमीटर, और सेकेंड केस में एक लाइट को फेंक रहे हैं जिसका वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर। इसमें से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। लेट अस कंसीडर दिस वन एंड दिस वन इज 2, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसका स्पीड है u1, और सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसका स्पीड है u2। तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है u1:u2 इक्वल टू 2:1, ठीक है। hc का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो यहाँ पे पूछा है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या है। ऑप्शन इज 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। ओके, तो सोल्यूशन मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E माइनस 5, ओके। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m फर्स्ट केस में u1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है तो hc बाई लैम्डा माइनस 5, ठीक है। हाफ m, यहाँ पे m क्यों लिए, m1 क्यों नहीं, क्योंकि दोनों केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम ही है। तो हाफ m u1 स्क्वायर इक्वल टू hc गिवन 1240 बाई लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है 248 नैनोमीटर, और ऊपर में भी एक नैनोमीटर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा -5। तो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे सेम वे में, हाफ m u2 स्क्वायर इक्वल टू E मीन्स hc बाई लैम्डा, hc का वैल्यू वही सेम और लैम्डा है 310, तो 1240 बाई 310, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो क्या है फर्स्ट वन, हाफ m u1 स्क्वायर, हाफ m u1 स्क्वायर इक्वल टू 1240 बाई 248 माइनस 5, और सेकेंड वाला हाफ m u2 स्क्वायर इक्वल टू 1240 बाई 310 माइनस 5, ओके। तो यहाँ से हाफ m मर जाएगा, और यहाँ पे 248 से जाएगा 5, तो 248 5 से 1240, और यहाँ पे 310 इंटू 4, 310 इंटू 4 इज 1240, ओके। तो यहाँ पे मिला क्या, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 5 बाई 4 माइनस 5। अब यहाँ पे u1 और u2 का रेशियो दिया हुआ है, u1:u2 इज 2:1, तो 2:1 मीन्स यहाँ पे इसको स्क्वायर में है, दैट मीन्स 4/1 इक्वल टू 5 माइनस 5 बाई 4 माइनस 5। तो 4 4 से 16 माइनस 4 5, 16 माइनस 4 5 इक्वल टू 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे 16 माइनस 5
that is 11 equal to 4 minus 5, that is 3 5. So 5 equal to 11 by 3. That means 3.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो 3.67 नहीं है तो 3.7 ये सबसे क्लोज्ड आंसर है, तो दिस इज द आंसर.